एक नाव और एक नाविक ने लगाया दुनिया भर का चक्कर। सर फ्रांसिस चिचेस्टर पूरा जीवन बीता था सागरों, लहरों और हवाओं से संघर्ष करते। जीवन दुस्साहसिक कारनामों में गुजरा। 64 साल की आयु में सारी दुनिया का चक्कर लगाने निकले जिप्सी मोथ नामक नाव में। 226 दिन में भयानक तूफानों से जूझते हुए तमन्ना इनकी पूरी हुई। 28 मई 1967 को प्लाईमाउथ ब्रिटेन पर 30,000 लोगों ने अपने बुजुर्ग हीरो का स्वागत किया। इंग्लैंड की महारानी ने इन्हें सर का खिताब दिया था। सर फ्रांसिस चिचेस्टर 27 अगस्त 1966 को प्लाईमाउथ से चले थे और 28 मई 1967 को 226 दिन बाद सारी दुनिया का चक्कर लगाकर ये वापस लौटे। तो हम आपको आज फ्रांसिस चिचेस्टर के संदर्भ में बता रहे हैं। इनकी जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा महान सूर्यास्त हुआ हो। उन्होंने 226 दिन की कठिन समुद्री यात्रा के बाद आज ब्रिटेन के तट को देखा था। उन्होंने पाया कि तट पर दूर दूर तक तकरीबन 30,000 लोग उनका अभिवादन करने के लिए जमा हैं। सुनहरे सूर्यास्त ने समुद्र की लहरों में अजीब सी झिलमिलाहट पैदा कर दी थी। आसमान में सर फ्रांसिस की जिप्सी मोथ चतुर्थ नामक नाव के आसपास विमान उड़ रहे थे। आखिर ये सब क्यों न होता। फ्रांसिस अकेले सारी दुनिया का चक्कर लगाकर आज लौट रहे थे। वे 27 अगस्त 1966 को प्लाईमाउथ से चले थे और 28 मई 1967 को ठीक 226 दिन बाद सारी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौट रहे थे। इस अद्भुत सफलता के लिए फ्रांसिस को फौरन सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस बीच उन्होंने तेज रफ्तार से चलने वाली अपनी 53 फुट लंबी नाव को अकेले संभाला। सामान्यतः इतनी बड़ी नाव को चलाने के लिए 8 लोगों के चालक दल की आवश्यकता होती थी। उन्होंने 35 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल तार वाले कैमरे से अपनी नाव की यादगार तस्वीरें भी खींची थी। फ्रांसिस चिचेस्टर को बचपन से ही स्कूली पढ़ाई रास नहीं आई। सन 1918 में वे स्कूल छोड़कर न्यूजीलैंड की समुद्री यात्रा की तैयारी में जुट गए। 1 साल बाद वे यह शपथ लेकर न्यूजीलैंड रवाना हो गए कि 20,000 पाउंड जमा किए बिना वे वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने खनिक का काम किया, खेती की और पत्रिकाएं बेची और आखिर में जमीन बेचने खरीदने के बिचौलिए के रूप में काम करके काफी धन कमाया। सन 1929 में वे इंग्लैंड लौटे तो उनकी आय सालाना 10,000 पाउंड थी। उन्होंने एक विमान सेवा खोली और उससे असंतुष्ट होकर खुद विमान उड़ाने लगे। एक एडवेंचर में उनका विमान जापान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे मरते मरते बचे। सन 1953 में उन्होंने समुद्री तटीय दौड़ में हिस्सा ले सकने वाली एक नाव जिप्सी मोथ द्वितीय खरीदी। सन 1960 में जिप्सी मोथ चतुर्थ तृतीय नाव से उन्होंने अटलांटिक सागर पार करने की दौड़ जीती। इसके बाद सर फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कारनामा करने की योजना बनाई, जिप्सी मोथ में अकेले दुनिया का चक्कर लगाने की योजना। इसमें अनगिनत खतरे थे, पर फ्रांसिस चिचेस्टर ने सोच लिया था कि 64 साल की आयु में अपने दुस्साहसिक जिंदगी का आखिरी काम कुछ इस अंदाज से करेंगे कि सारी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। 27 अगस्त 1966 का प्लाईमाउथ से चलकर सिडनी तक की यात्रा में फ्रांसिस चिचेस्टर और जिप्सी मोथ को पूरे 107 दिन लगे थे। उनका अंदाजा था कि वे यह यात्रा 100 दिन में पूरी कर लेंगे। दरअसल यात्रा के शुरुआती दिन अच्छे नहीं बीते। समुद्री बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और दुस्साहस के रोमांस का सारा मजा किरकिरा हो गया। पहली रात को तो वे जैसे सोने के लिए लेटे, उनके शरीर में तकलीफदेह दर्द शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने बैठकर सोने की नाकाम कोशिश की। 13 सितंबर तक उनकी प्रगति धीमी रही, पर इसके बाद एक तेज व्यापारिक हवा की मदद से 3 दिन में उन्होंने
548 मील का फासला तय किया। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था, जो उन्होंने 65वां जन्मदिन उसी में मनाया। जिप्सी मौत एक तूफान में फंस गई। करीब 2 घंटे के घोर परिश्रम के बाद फ्रांसिस उसे संभाल पाए। देर इसलिए भी लगी क्योंकि वह शैंपेन के नशे और पार्टी इत्यादि की यादों में खोए हुए थे। 2-3 हफ्ते बाद जिप्सी मौत को एक दक्षिणी तूफान ने घेर लिया। यह दैत्याकार लहर ने स्वचालन उपकरण के विंड वेन को तोड़ दिया। अब हालत यह थी कि नाव लहरों और हवा का शिकार हो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हवा 50 नॉट की रफ्तार से चल रही थी। लंगर के सहारे नाव को धार में डालने की कोशिश भी बेकार गई और विंड वेन की अस्थायी मरम्मत का भी कोई नतीजा न निकला। पूरी नाव में पानी भर गया। तूफान गुजर जाने के बाद भी नाव की हालत यह थी कि फ्रांसिस 2 दिन तक खाना भी न खा सके। अक्टूबर खत्म होते होते जिप्सी मौत को 2 बार अफ्रीका के दक्षिण सिरे से शुरू होने वाले तूफान से घिरना पड़ा। पहला हमला तो नाव झेल गई, पर दूसरे में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। करीब 100 फुट ऊंची लहर ने नाव के पाल को तोड़कर उसका कबाड़ा कर दिया। नाव की कई चीजें उखड़कर दक्षिण अटलांटिक की गहराइयों में खो गईं। 1 नवंबर की रात से 2 दिन तक बारिश होती रही। फ्रांसिस ने 27 गैलन पानी पीने के लिए जमा किया। धीरे धीरे एक लंबी एकांत यात्रा की उदासी से फ्रांसिस घिर गए। कठोर परिश्रम की थकान से कई बार फ्रांसिस को लगा कि उनका मनोबल टूट जाएगा। अपनी घबराहट को संतुलित करने के लिए उन्होंने एक बार तो जिप्सी मौत को 3-4 घंटे तक रोक ही लिया। दक्षिण महासागर की जलवायु खुश्क किस्म की है। वहाँ के नाविक को अक्सर लगता है कि जैसे मनुष्य जाति से ही उनका संपर्क टूट गया हो। ठीक यही मन स्थिति फ्रांसिस की थी। उन्हें पानी में कोई मछली तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। फ्रांसिस के पास एक रेडियो भी था जिस पर अक्सर खबरें लग जाती थीं, पर फ्रांसिस का मन उन्हें सुनने को नहीं करता। सिडनी में 3000 मील पहले फ्रांसिस ने देखा कि उसका स्वचालन उपकरण टूट चुका है, उसका स्टील फ्रेम चटक गया है। उसकी मरम्मत करना फ्रांसिस के बूते के बाहर की बात थी। वह 15 नवंबर का दिन था। समुद्र में जिप्सी मौत को 80 दिन हो चुके थे। फ्रांसिस ने कोशिश करके स्वचालन उपकरण से काम लेकर देखा तो पाया कि काफी मेहनत करके थोड़े नए तरीके का इस्तेमाल करके सिडनी की तरफ तैराया जा सकता है। थकान भरी यात्रा के बाद जब जिप्सी मौत सिडनी के तट पर लगी तो चिचेस्टर का वजन 160 पाउंड से घटकर 140 पाउंड रह गया था। फ्रांसिस चिचेस्टर का सिडनी का पड़ाव 47 दिन तक चला। जिप्सी मौत की जमकर मरम्मत की गई। खाने पीने का सामान भरा गया। सिडनी से चलने के बाद तो एक तूफान के कारण जिप्सी मौत को 1 हफ्ते और देरी हुई। एक जोरदार लहर ने कॉकपिट तोड़ दिया। फरवरी का पूरा महीना तूफानों में लड़ते हुए बीता। लहरें बार बार जिप्सी मौत को नुकसान पहुंचाती और फ्रांसिस का सारा समय उसकी मरम्मत में बीतता। इस यात्रा को शुरू करने से पहले फ्रांसिस चिचेस्टर की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के बीच केप ऑफ गुड होप और वापसी में केप हॉर्न का चक्कर जरूर काटें। जैसे ही मार्च के महीने में जिप्सी मौत ने केप हॉर्न का चक्कर काटना शुरू किया, सागर के भयंकर तूफान आने शुरू हो गए। 5 बार नाव का कॉकपिट समुद्री पानी से भर गया। एक बार तो पानी निकालने में फ्रांसिस को 15 मिनट तक लग गए। उनके जूतों में पानी भर गया। शायद ही कभी फ्रांसिस को अपने पैरों में इतनी ठंडक महसूस हुई हो। हवा की रफ्तार नापने पर मशीन 60 नॉट पर जाकर रुक गई थी। फ्रांसिस बहुत कम सो पाए और 4 दिन तक उनको कुछ खाने की इच्छा नहीं रही। इसी बीच उनकी नाव स्टेटिन आइलैंड से टकराते टकराते बची। 31 मार्च को
फ्रांसिस तमाम मुश्किलें और तनाव को झेलते हुए इस तूफान से बाहर निकल गए। 24 अप्रैल को जिप्सी मौत ने विषुवत रेखा पार की और फ्रांसिस ने बहुत अरसे बाद खुशी महसूस की। मई का महीना सिस्टर के लिए दाई कोहनी में एक गंभीर चोट लेकर के आया। फ्रांसिस ने आर्निका से उसका इलाज किया। बाद में पता चला कि कोहनी की हड्डी भी क्रैक हो गई है। यात्रा के आखिरी महीने में फ्रांसिस की कोहनी बुरी तरह दर्द करती रही। 8 रातें उन्होंने दर्द निवारक दवा की गोलियां खाकर गुजारी। जैसे ही जिप्सी मौत उत्तरी अटलांटिक सागर में घुसी, एजोरस से ही जिप्सी मौत के पीछे अखबार वालों और टीवी फोटोग्राफरों की टीम लग गई। पत्रकारों की हरकत से फ्रांसिस को काफी चिढ़ हो गई। उन्होंने पत्रकारों का अपना जिन का स्टॉक दोबारा भर देने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। जैसे जैसे जिप्सी मौत मंजिल के करीब पहुंचने लगी, वैसे वैसे फ्रांसिस को अपने रेडियो सेट पर खबर मिली कि हजारों लोग प्लाईमाउथ पर उसकी अगवानी के लिए खड़े हैं। फ्रांसिस सिस्टर ने वह कर दिखाया था जो कोई नहीं कर